नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है हमारी कहानी वसीयत के दावेदार का आखिरी और अंतिम भाग लेकर, यानी वसीयत के दावेदार भाग 4। अगर आपने अब तक हमारी कहानी के आगे के भाग नहीं सुने हैं तो आप आई बटन पे जाके सुन सकते हो। इस कहानी में अब तक कोई खूनी नहीं पकड़ा गया है। कौन है जो एक एक करके जिसको भी वसीयत का दावेदार बनाया जाता है उसको मारता जा रहा है। इंस्पेक्टर विजय और उसकी टीम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, पर अब तक कोई खूनी नहीं पकड़ा गया है। तो अब आखिर आज हमें पता चल ही जाएगा कि इस सब के पीछे छुपा हुआ वो नकाबपोश पहने हुआ खूनी कौन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी कहानी वसीयत के दावेदार के अंतिम पड़ाव पर। पिछले भाग में आपने सुना होगा कि अचानक अमृतपाल को कुछ याद आता है और वो इंस्पेक्टर विजय से कुछ कहना चाहता है। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर शंकर खूनी है और अजित ने शंकर पर गोलियां चलाई थी तो वो कौन था जिसको मैंने भागते हुए देखा था? वो शंकर ही था, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अजित ने जानबूझकर गोलियां चलाई थी, वहां पर कोई नहीं था। यह सब सुनकर विजय सोच में पड़ गया। लेकिन तुम्हारी थ्योरी के मुताबिक तो अजित खूनी है ना? ये सब मिले हुए हैं। तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। शंकर खून करके भाग गया। बाद में दोनों ने हमारे सामने ऐसा नाटक किया ताकि हम गुमराह हो जाए। हमारी तहकीकात कभी इधर कभी उधर भटक जाए। ओह, तो खूनी 2 नहीं 3 है। हो सकता है। करोड़ों की दौलत का मामला है। हर बार नई बात आ रही थी। हर बार अपराधी के रूप में एक नया चेहरा आ रहा था। आखिर खूनी कौन था? 4 खून करके कहाँ छुपा बैठा था यह खूनी? विजय के पास फिलहाल इस बात का कोई जवाब नहीं था। प्रताप और सुलोचना की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। विजय वापस उस रूम में आया जहाँ सब बैठे हुए थे। रात के 3:30 बजे थे। कल मैं वापस आऊंगा, तब तक कोई नहीं जाएगा। मुझे कल सब के सब इस बंगले में मौजूद चाहिए। फिर वहां से विजय और अमृतपाल बाहर निकल गए। दोनों के जाने के बाद अजित जोर जोर से शीला पर चिल्ला रहा था। अपराधियों से नाजायज संबंध रखती है, अपने उस प्रेमी के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। शट अप, शीला गुस्से में बोली। मैं उससे मिलने नहीं, बंदूक खरीदने गई थी। ठीक है, और बंदूक खरीदने के साथ रात को उसे यहाँ भी बुला लिया था? मैंने उसे नहीं बुलाया था, तो वो खुद ही तुमसे मिलने चला आया था। शीला रोते रोते बोली, अजीत, मेरी बात का यकीन करो, मैंने उसे नहीं बुलाया था। भवानी सिंह, प्रताप और सुलोचना की मौत की खबर से पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर विनोद उसके पास खड़ा था। इंस्पेक्टर विजय जब भीतर आया तब माया उसकी छाती पर मसाज कर रही थी। विजय मौत के साथ लड़ रहे भवानी सिंह को देख रहा था। डॉक्टर विनोद ने माया को मसाज बंद करने को कहा। विनोद ने ऑक्सीजन मास्क निकालकर सिलेंडर पर रखा। माया सिलेंडर की ट्रॉली लेकर एक कोने में चली गई। डॉक्टर विनोद ने एक इंजेक्शन तैयार किया। भवानी सिंह की सांसें ठीक तरह से चल रही थी। भवानी सिंह को इंजेक्शन देने के बाद सिरिंज को फेंकते हुए विनोद का चेहरा खिल उठा था। जैसे ही विनोद का चेहरा खिल उठा था, उसको देखकर सब ने राहत की सांस ली। फिर डॉक्टर विनोद ने राजा साहब को उठाते हुए कहा, राजा साहब। भवानी सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। राजा साहब, आप सबसे बड़े हैं। इस वक्त आपको ही इन सबको संभालना है। हिम्मत रखिए। देखिए, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। भवानी सिंह ने चौंक कर विजय की ओर देखा। इंस्पेक्टर साहब, किशोर तो पुलिस लॉकअप में है, तो प्रताप और सुलोचना को किसने मारा? इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जल्द ही वो हमारी पकड़ में होगा। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर विजय के सेलीफोन की घंटी बजती है। सामने की ओर से उसे कोई सूचना दी गई। ये सब सुनकर उसकी आंखें एकदम चमक उठी। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, ये बोलकर विजय तेजी से बाहर की ओर चला गया। 2 घंटे के बाद विजय फिर लौटा। उसका चेहरा 1000 वोल्ट के बल्ब की तरह चमक रहा था। शंकर को पकड़ लिया गया है। उसके होठों पर सफलता की मुस्कान थी। क्या? हाँ, और वो अभी सिटी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? शीला ने पूछा। शायद आपको अच्छा नहीं लगा। मुझे क्या लेना? अगर वो मर भी गया हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेवजह शक कर रहे हैं। तभी अजित ने पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? उसने भागते हुए पुलिस पर फायर किया।
जवाब में पुलिस की गोली से वो घायल हो गया। अभी वो बेहोश है, उसके होश में आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शंकर सिटी हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में था। उसके दाएं पैर में गोली लगी थी जो अब निकाल दी गई थी। अब वो खतरे से बाहर था। थोड़ी देर पहले ही वो होश में आया था। विजय ने पूछा, कैसे हो शंकर? जवाब में उसने हाँ कहा। वेरी गुड, अब मैं जो कुछ भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना, वरना तेरे दूसरे पैर में भी गोली मार दूंगा। परसों रात तुम शीला के बुलाने पर राजा साहब के बंगले पर गए थे? गया था, लेकिन मुझे शीला ने नहीं, गजानन ने बुलाया था। शायद विजय को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य साफ दिख रहा था। देखो, तुम्हारे मरने से मुझे या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ। मैं गजानन के बुलाने पर ही राजा साहब के बंगले पर गया था। उसने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया था? उसे प्रताप और सुलोचना को मारने में मेरी सहायता की जरूरत थी। तो क्या तुमने दोनों को मारा था? नहीं, मारा तो गजानन ने था। तो फिर उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? पानी। अमृतपाल ने पास में रखे हुए जग में से पानी निकालकर शंकर को पानी दिया। शंकर ने पानी पीकर ग्लास वापस किया। साहब, वो बोला, जयदेव और सीमा को मारने के बाद गजानन ने किशोर के रूम में रिवॉल्वर छुपा दी थी। आपको पहले से ही किशोर पर शक था। किशोर ने वो रिवॉल्वर को लॉन में छुपा दिया। गजानन उस पर नजर रख रहा था। उसने दूसरे दिन आपको ये बात बता दी। आपने किशोर को खूनी समझकर पकड़ लिया। फिर वो थोड़ी देर रुका। उसने एक लंबी सांस ली। जयदेव की मौत के बाद नई वसीयत उसे ही मिलेगी, ऐसा उसको यकीन था। लेकिन राजा साहब ने प्रताप को अपना वारिस चुना। अब उससे किसी तरह प्रताप और सुलोचना को अपने रास्ते से हटाना था। किशोर लॉकअप में था। ऐसे में प्रताप और सुलोचना को मारना आसान नहीं था। गजानन बचपन से मुझे जानता था। उसने मुझे रात के 10 बजे फोन करके राजा साहब के बंगले पर बुलाया। उसे बीच में ही टोककर विजय ने पूछा, तुम शीला को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मैंने ही उसे रिवॉल्वर दी थी। मैं उस रात को 10:30 बजे चुपके से राजा साहब के बंगले में पहुँच गया था। उसने मुझे 10 लाख रुपये देने का वादा किया और साथ में ये भी कहा कि मुझे उन दोनों को नहीं मारना है। मुझे गजानन के रूम में से प्रताप के रूम में जाना था और उनको डराना था। इन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत चलती है। फिर विजय खड़ा हुआ। उसको देखकर अमृतपाल भी खड़ा हो गया। फिर दोनों उस रूम से बाहर निकले। अगर दोनों ने मुड़कर देखा होता तो शंकर के होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी। बंगले में दाखिल होते ही विजय को कुछ अजीब लगा। जंग बहादुर फाटक के पास नहीं था। वो भीतर पहुंचे। सामने से नौकर भीम सिंह घबराई हुई हालत में उनकी ओर देखकर दौड़ा। वो उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। विजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ भीम सिंह? वो मर गए। कौन? गजानन साहब। क्या? हाँ। कैसे हुआ? किसने मारा उनको? किसी ने नहीं। क्या मतलब? उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये सब सुनकर मानो विजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा साहब कहाँ हैं? वहाँ गजानन साहब के रूम में। फिर विजय गजानन के रूम में पहुंचा। राजा साहब गजानन की लाश को अपने सीने से लगाए रो रहे थे। पास में खड़ी माया उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। विजय को देखकर वो बोले, ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? राजा साहब के मुंह से आगे कुछ नहीं निकला। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उनको उनके रूम में भेज दिया गया। माया भी उनके पीछे पीछे चली गई। राजा साहब को माया ने एक इंजेक्शन दिया। गजानन की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर थी। उसकी आंखों में दहशत के भाव थे। पैर दरवाजे की ओर थे, सर कबाट की ओर था। विजय की आंखें चारों ओर घूमने लगी। बेड पर पड़े तकिए के नीचे उसे कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने आगे बढ़कर वो कागज अपने हाथ में लिया। वो एक सुसाइड नोट थी। फिर वो उस सुसाइड नोट को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा हुआ था, जयदेव और सीमा को मैंने ही मारा है। भवानी चाचा का वारिस बनने के लिए मैंने ही ये सब किया है। मैंने ही किशोर को फंसाया और प्रताप तथा सुलोचना को भी मैंने मार डाला। शंकर के पकड़े जाने के बाद मेरे पास मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। कुछ बातें विजय को शंकर ने पहले ही बता दी थी,
विजय ने रूम में नजर दौड़ाई। उसे जिस चीज की तलाश थी वो कहीं नहीं दिखी। तभी अमृतपाल आश्चर्यचकित होकर बोला, आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? वो नकाब और काले कपड़े मुझे नहीं मिले अमृतपाल। अमृतपाल भी फिर ढूंढने लगा। आखिर अमृतपाल को नकाब और काले कपड़े बेड के नीचे से मिल गए। बाहर शीला, अजीत, भीमसिंह, नरबेराम और जंग बहादुर खड़े थे। विजय ने प्रश्नार्थ नजरों से सबकी ओर देखा। अजीत बोला, आपके आने से 10 मिनट पहले ही हमने गोली चलने की आवाज सुनी थी। उस वक्त मैं और शीला हमारे रूम में थे। जब हम बाहर आए तो नरबेराम और भीमसिंह किचन से निकलकर गजानन के रूम की ओर जा रहे थे। हम दोनों भी उनके पीछे गए। अंदर गजानन की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। जंग बहादुर भी दौड़कर आया और गजानन की लाश देखकर मामा को खबर देने चला गया। कुछ देर बाद मामा भी यहाँ आ गए। सर, अमृतपाल ने विजय को बुलाया। क्या बात है अमृतपाल? इस रिवॉल्वर को ध्यान से देखिए। रिवॉल्वर गजानन के हाथ में जकड़ी हुई थी। अमृतपाल ने फिर अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। वो विजय को समझाने लगा कि गन से आत्महत्या कैसे की जाती है और उसे वो अच्छी तरह से समझाया। बाद में अमृतपाल ने काले कपड़ों के बारे में भी अपना शक जताया। गोली लगने का निशान, हाथ में जकड़ी हुई रिवॉल्वर, सब दिखाने के लिए किसी ने सारा खेल रचाया है। ये अब साफ हो चुका था। अमृतपाल के दिमाग में एक चेहरा घूम रहा था। उसने विजय को बताया। विजय ने चौंक कर अमृतपाल की ओर देखा, लेकिन शंकर तो पहले से ही हॉस्पिटल में है। ये नामुमकिन है अमृतपाल। मैं जानता हूँ सर, शंकर ने ये किसी से करवाया हो तो तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों वहां से बाहर निकल गए। शंकर अपने वार्ड में ही था, तो असली खूनी गजानन है ऐसा तुमने कहा था। ये तो अब भी कहता हूँ, चारों खून गजानन ने किए हैं। सट आप, तुम झूठ बोल रहे हो। विजय ने उसके जख्म पर हाथ रखकर जोर से दबाया। शंकर की चीख पूरी हॉस्पिटल में गूंजने लगी। विजय ने अमृतपाल को इशारा किया। अमृतपाल ने उठकर वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शंकर अभी भी चीख रहा था, बताता हूँ, पानी पानी। अमृतपाल ने उसे पानी दिया। इस बार अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सीधा गोली मार दूंगा। ग्लास पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। उसके हाथ से ग्लास छटक कर गिर गया। उसकी गर्दन एक और झुक गई थी। तभी शंकर मर चुका था। ये देखकर विजय पागल हो चुका था। उसने डॉक्टर को बुलवाया और वार्ड के बाहर चला गया। इस केस का अंत उसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। उसने बॉडी को अच्छी तरह देखा। फिर उसने विजय को कहा, इसकी मौत जहर से हुई है। यह सुनकर लगा विजय को भी यही शक था। उसने डॉक्टर को जग और पानी के ग्लास की जांच करने को कहा। डॉक्टर जग और ग्लास को लेकर वहां से चला गया। विजय ने बाहर खड़े कांस्टेबल को अंदर बुलाया। हमारे यहाँ से जाने के बाद शंकर से मिलने कौन आया था? कोई नहीं साहब। क्या कोई भी नहीं? नहीं साहब। कांस्टेबल का जवाब सुनकर विजय को झटका लगा। उसे शायद ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। तुम यहाँ से कहीं गए तो नहीं थे? नहीं साहब, मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला। लेकिन क्या? फिर कांस्टेबल ने जो बात सुनाई उसे सुनकर विजय सोच में पड़ गया। तभी डॉक्टर रिपोर्ट के साथ आ पहुंचा। जग के पानी में कुछ नहीं मिला, लेकिन ग्लास के पानी में खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड था। उसी जहर की वजह से शंकर मर गया। अमृतपाल के हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं थी। शंकर की मौत पोटेशियम साइनाइड के कारण हुई थी। विजय ने पूछा, शंकर की ट्रीटमेंट कौन कर रहा था? वही डॉक्टर जिससे हम मिल चुके हैं। और वो दूसरा डॉक्टर जिसके बारे में कांस्टेबल ने बताया था? उन्होंने बताया कि वो सिर्फ एक ही बार रूटीन चेकअप के लिए गए थे। तुमने हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर के नाम, पता, फोन नंबर लिए थे? जी सर। शाम को 8 बजे विजय बंगले में दाखिल हुआ। वो सीधे भवानी सिंह के बेडरूम में पहुंचा। वहां पहले से ही डॉक्टर विनोद, माया और एडवोकेट दीनानाथ, अजीत और शीला बैठे हुए थे। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। विजय की नजरें डॉक्टर विनोद की ओर थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? इंस्पेक्टर विजय, मेरी नज़रों के सामने मेरे भतीजे और भांजे को मार डाला गया। खैर, मैं अपनी नई वसीयत आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। अभी तो आपको सालों तक जीना है। देखिए मेरे साथ कौन आया है। तभी सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर मेडिकल सर्जन ने भीतर प्रवेश किया। ये कौन है?
डॉक्टर विनोद जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर है। नहीं, भवानी सिंह ने कहा, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर विनोद पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर आपकी बीमारी क्या है। विजय ने डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर खड़ा होकर भवानी सिंह की ओर बढ़ा। ये देखकर दीनानाथ जोर से चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मिस्टर दीनानाथ, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। उसने अमृतपाल को इशारा किया। अमृतपाल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। मैं कौन हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दीनानाथ की बातों को अनसुना करके विजय ने फिर से डॉक्टर को आदेश दिया। डॉक्टर आगे बढ़ा। डॉक्टर ने पूरी तरह से भवानी सिंह को तपासा। फिर वो बोला, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। ये सब सुनकर शीला और अजित उछल पड़े, जबकि माया, विनोद और दीनानाथ की हालत देखने लायक थी। अजित और शीला को विश्वास नहीं हुआ। फिर वो बोले, लेकिन उनकी ये हालत और फिर उनको जानबूझकर बीमार होने की क्या जरूरत थी? ये तो आप इन्हीं से पूछिए, क्या मतलब? विजय भवानी सिंह की ओर देखकर दोनों को बोल रहा था। विजय भवानी सिंह की ओर देखकर बोला, क्या आप कबूल करते हैं कि सारे खून आपने ही किए हैं? क्या? शीला और अजित एक साथ बोल पड़े। लेकिन मामा को इतने खून करने की क्या मजबूरी थी? वो भी अपनों की? वो भी पता चल जाएगा। राजा साहब, जयदेव, सीमा, प्रताप और गजानन सबको आपने ही मारा है। विजय ने अपने कथन पर जोर देते हुए कहा। खेल खत्म हो चुका था। भवानी सिंह का सर झुक गया था। फिर वो एक एक करके सब कुछ बोलने लगा। इस खेल की शुरुआत तो 6 महीने पहले हो चुकी थी। अपनी अय्याशी की वजह से राजा साहब कंगाल हो चुके थे। अपनी जमीन जायदाद, ये बंगला सब गिरवी पड़ा था। 6 महीने पहले तारा की माँ चंदा पूना में तारा के साथ रह रही थी। शीला और अजित भी पूना से है, इसलिए राजा साहब का पूना आना जाना था। उनकी मुलाकात पूना में तारा की माँ चंदा से हुई। वो उसके पीछे पागल हो गए। चंदा को दिल खोलकर पैसे देने लगे। उधर चंदा ने भी राजा साहब पर ऐसा जादू कर दिया था जिससे निकलना वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने चंदा के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया था। तारा, जो कि एक कॉल गर्ल थी, उसे लेकर चंदा किशोर के शहर में पहुंची। वहां उन्होंने भाड़े से एक मकान लिया और वहां रहने लगे। किशोर भी राजा साहब की तरह अय्याश था। वो तीनों की चाल में फंस गया। बाद में दोनों ने तारा को भी धोखा दिया। किशोर ने शराब और गुस्से में तारा पर गोली चलाई। तब राजा साहब भी वहां मौजूद थे। दरअसल किशोर ने गोली चलाई नहीं थी, वो तो शराब के नशे में था। तारा को बाद में दोनों ने अपने प्लान की तरह मारा था। किशोर पकड़ा जा चुका था। अब राजा साहब ने अपनी अगली चाल चली। किशोर को जेल से छुड़ाने के बदले में दोनों ने किशोर का सब कुछ छीन लिया। राजा साहब ने घर और कुछ पैसे चंदा को दिए, बाकी सब अपने पास रख लिया। फिर वो किशोर को लेकर यहाँ आ गए। फिर उनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, अगर वो अपने सभी करीबी परिवार वालों और रिश्तेदारों की जायदाद किसी तरह अपने नाम कर ले तो उनका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और बाकी की जिंदगी भी आराम अय्याशी से गुजार सके। अपनी इस शैतानी प्लानिंग में उन्होंने माया, दीनानाथ और डॉक्टर विनोद को भी शामिल किया। अपनी बीमारी का बहाना करके उन्होंने सबको यहाँ बुला लिया। ये सब भी जायदाद की लालच में यहाँ आ गए। सबसे पहले इन्होंने जयदेव और सीमा को अपना निशाना बनाया। किशोर जब टॉयलेट में था तब राजा साहब ने जयदेव और सीमा को मार दिया। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने नकाब और काले कपड़े उतार दिए। माया ने उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया था और घटनास्थल पर पहुंच गई। राजा साहब ने ही किशोर के रूम में रिवॉल्वर रखी थी। फिर इन्होंने अपना अगला शिकार प्रताप और सुलोचना को बनाया। शंकर दीनानाथ का खास आदमी था। शीला को गन देने की बात राजा साहब को पता चल चुकी थी। शंकर ने जो गजानन की कहानी हमें सुनाई थी वो भी राजा साहब की बनाई हुई कहानी थी। शंकर पकड़ा गया था, इसलिए गजानन को मारना पड़ा। राजा साहब ने गजानन को मारकर हॉस्पिटल में डॉक्टर विनोद की मदद से शंकर को भी मरवा दिया। हमने किशोर के शहर जाकर चंदा से पूछताछ की और इनका सारा प्लान हमारी समझ में आ गया। ओह नो! ये सब सुनकर अजित और शीला की मानो आंखें हैरत से फटी हुई थी। भवानी सिंह, माया, दीनानाथ और डॉक्टर विनोद की गर्दनें झुकी हुई थी। फिर सबको गिरफ्तार करने के बाद विजय की जीप
उनको लेकर पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कहानी वसीयत के दावेदार समाप्त होती है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी वसीयत के दावेदार आपको कैसी लगी है। अगर आप ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी ही नई कहानियाँ लेके ज़रूर हाजिर होंगे। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।